वंदे मातरम साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन सभी संस्था प्रधानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनके कार्यालय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। अभी जैसे आपको पता है 2 दिन पहले आदेश जारी हुए थे 31 तारीख को और 1 तारीख को। अब इसमें जिन साथियों का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में चयन हुआ है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार करने, और संस्था प्रधान महोदय जो भी है जो कार्यग्रहण करवाएंगे, अगर शिक्षा विभाग की बात करें जो पीओ साहब कार्यग्रहण करवाएंगे तो उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, और जो कार्मिक लगे हैं उनके लिए एक फॉर्मेट क्या रहेंगे डॉक्यूमेंट्स के, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि साला दर्पण पे ऑनलाइन कार्यग्रहण इनको कैसे करवाना है, पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा आयोजित हुई थी उसके संबंध में ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी और उसके आधार पर जिला आवंटन हुआ है, विभाग आवंटन हुआ है, और विभाग आवंटन होने के बाद उनके नियुक्ति आदेश जारी किए गए। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इनका जो भी पेमेंट होगा 2 साल के लिए ये प्रोबेशनर पे रहेंगे और 2 साल में इनको फिक्स पेमेंट है वो 12,600 मिलेगा, और इसके अलावा अन्य किसी तरह का कोई भत्ता नहीं मिलेगा, यानी HRA DA वगैरह है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ 12,600 मिलेंगे। और L2 यानी लेवल 2 जो 7th पे कमीशन में से L2 पे इनको प्रोबेशन के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। अब इसके बाद में जब ये कार्यग्रहण करने आएंगे तो कार्यालय में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और दूसरी बात कैंडिडेट खुद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा, यानी आपके अपने जो भी जिला पुलिस अधीक्षक SP महोदय उनके द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, सदाचरण रिपोर्ट और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। यानी संस्था प्रधान या जो भी कार्यग्रहण करवाएं उनके लिए भी जरूरी है कि वो अभ्यर्थी जो आए हैं उनसे ये दोनों सर्टिफिकेट लें। और एक इसके बारे में और डिटेल या अपडेट है, मैं आपको बता दूं कि जो दोनों सर्टिफिकेट है पुलिस सत्यापन या चरित्र प्रमाण पत्र और दूसरा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो PMO या CMO जो भी संबंधित है उनके द्वारा दिया जाएगा। तो उसके लिए एक जो महत्वपूर्ण आदेश एक जारी हुआ था कार्मिक विभाग की तरफ से, जिसमें था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में। अब इसमें तो ये आदेश शासन सचिवालय के लिए है, लेकिन लगभग सभी के लिए लागू है कि अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ में, यानी जो भी कार्मिक है वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपने जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाणित करवाकर, और पुलिस चरित्र सत्यापन और एकल शपथ पत्र यानी प्रारूप संकलन में संलग्न आदेश में अंकित दिवसों के अंदर किसी भी कार्य दिवस में सचिवालय, ये तो कर्मचारी सचिवालय के लिए था, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक एवं उसके पश्चात जारी किया होना सुनिश्चित करावें। यानी जिस तारीख को इनके आदेश हुए हैं उसके बाद का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र, ये दोनों नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद के जरूरी है, क्योंकि अब स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य कभी भी खराब हो सकता है। तो नियुक्ति आदेश जब जारी हुआ है तो आप देख लें जिस तारीख को नियुक्ति आदेश जारी हुआ है उसके बाद का सर्टिफिकेट दोनों ये होने चाहिए, और आपके द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने और उनका परीक्षण किए जाने के उपरांत ही नियमानुसार नियुक्ति देना जाना संभव होगा। और इसलिए इसके लिए जो भी कार्मिक उनको कोई भी व्यय भत्ता वगैरह दे नहीं होगा। तो एक तो ये ध्यान रखें कि आप लेटेस्ट जो चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो भी चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वो आपकी नियुक्ति आदेश के बाद का हो। इसके अलावा अन्य जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एक सामान्य लिस्ट तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके फ़ोटो ओरिजिनल चाहिए, उसके बाद में नियुक्ति आदेश अपॉइंटिंग लेटर जो है वो चाहिए, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक, IFSC कोड वगैरह उसके सहित, क्योंकि आपकी एम्प्लॉय ID बनाएंगे तो बैंक डिटेल्स भी चाहिएगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, 10वीं 12वीं के मार्क्स जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, आपका मार्क लिस्ट है, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है आप किस कैटेगरी का फ़ायदा ले रहे हैं, EWS प्रमाण पत्र अगर आपके लागू होता है तो, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सामान्य डॉक्यूमेंट्स तो आप सभी के लिए अनिवार्य है ही है। अब इसके अलावा जैसे कौन कौन से चाहिए, तो एक तो आयु संबंधित डॉक्यूमेंट्स, योग्यता संबंधित डॉक्यूमेंट्स, शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता जैसे 10वीं और 12वीं के डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अन्य कोई छूट ली है जैसे ST की, SC की, OBC की, MBC की, दिव्यांग है, जैसा भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का जो मूल प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अधिकारी जो भी ज्वाइन करवाएंगे वो भी इसको चेक कर लें, और कार्यक्रमण करवाए जाने से पूर्व इन प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतियाँ आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। यानी अटेस्टेड जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो भी आपको प्राप्त करनी है, 2 सेट में करनी है। आगे मैं बता दूंगा। उसके बाद में नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व ये सुनिश्चित किया जाए कि ओबीसी एमबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी के द्वारा
निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी किया गया हो। यानी जहाँ भी डेट होती है या वैलिडिटी होती है, जैसे ओबीसी प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड होता है या उसको 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, या जैसा भी नियम है उसके अनुसार, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है 1 साल वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है और आवश्यकता पड़ने उसको शपथ पत्र के द्वारा 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसा भी नियम है उसके अनुसार वो होना जरूरी है सर्टिफिकेट। उसके बाद चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा राजस्थान राज्य से 12 डिग्री किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से शैक्षणिक प्रशैक्षिक योग्यता अगर प्राप्त की है तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता संबंधी जांच रिपोर्ट है वो कार्यालय से प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावें। यानी अगर कैंडिडेट ने कहीं बाहर से डिग्री ली हुई है, विश्वविद्यालय से, बोर्ड से, किसी राज्य के बाहर से, तो संबंधित जो नियुक्ति आदेशकर्ता कार्यालय है, यानी ज़्यादातर जो डीओ महोदय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का आदेश हुए हैं, स्कूलों की बात करें तो या जो भी नियुक्ति अधिकारी है वहाँ कार्यालय से उनके डॉक्यूमेंट्स की चेक कर लें, वहाँ से रिपोर्ट ले लें, उसके बाद ही कार्यग्रहण करवाना है। इसके बाद दिव्यांग श्रेणी है, अगर उसमें कोई अभ्यर्थी है जिसको दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो वो भी मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट इस कार्यालय से प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावें। यानी नियुक्ति कार्यालय जो आदेश जारी करता कार्यालय है वहाँ से इनके दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी आपको रिपोर्ट है वो लेनी है। ये ज्वाइन करवाने से पहले संस्था प्रधान या जो भी ज्वाइन करवाएंगे वो ध्यान रखें। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाए जाने पर उक्त के विरुद्ध में कार्मिक विभाग के परिपत्र 4/12/2019 और 26/10/2021 के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित कराएं। यानी अगर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नहीं है तो पहली बात तो आपको ज्वाइन ही नहीं करवाना है, उसकी रिपोर्ट है आपको संबंधित नियुक्ति अधिकारी आदेशकर्ता अधिकारी को देनी है। इसके बाद में अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्र, दस्तावेज और कंप्यूटराइज यानी अटेस्टेशन फॉर्म में कोई कमी या त्रुटि पाए जाने पर तत्काल कार्यालय को अवगत कराएं। यानी जो कर्मचारी अटेस्टेशन फॉर्म जो बोर्ड को भरा था उसकी कॉपी भी लेके आएंगे, उसमें भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो भी आपको पहले कार्यालय को सूचित करना, उसके बाद ही उनको परामर्श लेकर के ही ज्वाइन करवाना है। इसके अलावा किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाए जाने पर या उसके बिना कार्यग्रहण नहीं करवाया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो सीधी सी बात है, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये दो तो पहले आपको करने हैं और ये नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद के होने चाहिए, ये भी निर्देश आए हुए हैं। इसके अलावा संबंधित कार्यालय अध्यक्ष संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने, तो संतान संबंधी घोषणा यानी 2 से अधिक संतान नहीं है इस आवश्यक का जो प्रमाण पत्र है वो आवश्यक शपथ पत्र है वो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे लेना है। तो जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उस पर 50 रुपये का शपथ पत्र लेना है। मैं आपको सारे फॉर्मेट भी यहाँ बता दूंगा, चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या होगा, जुडिशियल का क्या होगा, ये सारे आपको काम मिलेंगे वो भी बता दूंगा। तो एक तो ये लेना है। दूसरा, विवाहित जो अभ्यर्थी है उनके मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिएगा, यानी जिनकी भी शादी हो चुकी है उनको विवाह प्रमाण पत्र वैसे लगभग सभी आजकल पंजीयन करवा लेते हैं। और अगर मान लो पुराने कैंडिडेट है जिसकी आयु काफ़ी ज़्यादा है और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लागू होने से पहले उनकी शादी हो चुकी है तो इस संबंध में 50 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र प्राप्त करना है विवाह संबंधी घोषणा का। इसके अलावा कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक जो भी है उसके अनुसार धूम्रपान, मद्यपान या गुटखा सेवन नहीं करने का वचनबद्धता यानी अंडरटेकिंग लेनी है। उसका भी फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, फॉर्मेट में ही लेनी है, हालांकि इसको नोटरी वगैरह नहीं करवाना है। अगला है कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्र की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से किए जाने के संबंध में शपथ पत्र है वो संलग्न प्रारूप में आपको बता दूंगा, उसमें प्राप्त करके उसको सेवा पुस्तिका में उसको अभिलेख में संकलित किया जाएगा। इसके अलावा आवेदक द्वारा अगर शादी नहीं हुई है तो उसको दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र या प्रस्तुत करना है, और शादी की हुई तो भी जो भी लागू होता है वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसको चेक करना है। आवेदक के साथ में संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिए जाने से पूर्व अपने स्तर पर करेंगे, यानी जो भी ज्वाइन करवाने वाले अधिकारी होंगे वो अपने स्टाफ की 1-2 की टीम बना करके उसको चेक करेंगे और मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो उसके संबंध में तुरंत टिप्पणी सहित प्रकरण को जिला कार्यालय या जहाँ भी नियुक्ति आदेशकर्ता कार्यालय वहाँ भेजना है। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का मिलान करने के बाद में अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित अब यानी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, फोटो कॉपी है वो कितनी लेनी है, 2 सेट में, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स है 10वीं है, 12वीं है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, बैंक डायरी वगैरह, उन सभी के 2 सेट प्राप्त करने और 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का एक शपथ पत्र भी प्राप्त करना है कि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता, खेल संबंधी प्रमाण पत्र वैध और मान्य नहीं पाई जाती है
तो उन्हें प्रदत्त ये नियुक्ति है वो निरस्त की जाएगी और उनके विरुद्ध में कार्रवाई करने का संबंधित विभाग के पास में अधिकार सुरक्षित रहेगा और ऐसी स्थिति में मेरी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जा सकेगी। इस तरह का एक घोषणा पत्र है वो अभ्यर्थी से लेना है। इसके बाद में अभ्यर्थी को भी आप स्पष्ट कह दें या जो भी कार्य ग्रहण करें उनको कि प्रोबेशन काल में यानी 2 साल का जो प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में अवधि में उनको फिक्स रिन्यूमरेशन यानी फिक्स मानदेय है वो जैसे इनके लिए L2 का 12,600 रुपये है तो वही मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता जिसमें महंगाई भत्ता है, मकान किराया, शारीरिक क्षतिपूर्ति भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ फिक्स पेमेंट मिलेगा 12,600। और प्रोबेशनल ट्रेनिंग प्रवीक्षा कांड प्रशिक्षण है या उसकी अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियाँ की जाएगी। अब कटौतियाँ कौन कौन सी होती है तो सामान्य रूप से जो प्रोबेशनर्स होते हैं उनकी 2 कटौती होती है, GPF 2004 की और RGSS की। तो ये 2 कटौतियाँ आपके अनुसार जो भी आपके पे मैट्रिक्स का जो लेवल 2 है उनके अनुसार जितनी भी बनती है वो कटौती की जाएगी। मैं आगामी दिनों में और भी इसके बारे में स्पष्ट अगर कमेंट करेंगे तो बता दूंगा कितनी कटौती करनी है। तो जो आवश्यक कटौती है वो की जाएगी और सिर्फ फिक्स रिम्यूनरेशन यानी जो फिक्स मानदेय वो मिलेगा, HRA DA वगैरह वो कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रीवीक्षा दिन प्रशिक्षण की अवधि को यानी जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा उसको वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा, यानी उसमें कोई किसी तरह का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। प्रोबेशन पूरा होने के बाद में आगामी जो भी जुलाई या जनवरी आएगी उसमें आपका जो भी इंक्रीमेंट है वो लगेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में शैक्षणिक वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश के अनुसार दिया होगा, यानी जो भी कार्मिक लगेंगे उनको CL के बारे में भी स्पष्ट है कि 15 दिन का आकस्मिक अवकाश है वो शैक्षणिक वर्ष में मिलेगा। अभी जुलाई में ज्वाइन करते हैं तो लगभग पूरे साल का मिल जाएगा, लेकिन जुलाई में जैसे अगस्त में ज्वाइन कर रहे हैं तो अगस्त के हिसाब से जो भी 15 में 12 का भाग देंगे तो 1.25 CL या 2.25 CL जिस 1 महीने की जैसे भी बनती है, जैसे मान लो 15 है तो 12 का भाग देंगे तो 1.25 CL लगभग बनती है, तो 1 महीने की 1.25 CL वो कम कर दें तो लगभग इनको 13-13.5 CL जो भी वो बनती होगी वो CL है वो मिल पाएगी। तो वो शैक्षणिक सत्र के अनुसार होगी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अगर कोई अभ्यर्थी है यानी EWS के कैंडिडेट हैं तो वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। आय संबंधी जो भी प्रमाण पत्र होता है वो। दूसरा, उस पर डेट्स का जरूर ध्यान रखें कि EWS सर्टिफिकेट वो वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है और अगर वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है और उसकी वैलिडिटी खत्म हुई है तो उसके लिए वित्त विभाग के एक आदेश भी है जिसमें कहा गया है कि 2 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में शपथ पत्र लगेगा। तो ऐसी स्थिति है तो शपथ पत्र भी साथ में लगाना जरूरी है, अन्यथा वो नियुक्ति है वो नहीं मानी जाएगी, नहीं प्रमाण पत्र वो अमान्य माना जाएगा। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार जो भूतपूर्व सैनिक है उनके संबंध में जिनका सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें सेवानिवृत्ति तिथि चाहे भविष्यवर्ती ही हो, यानी कई बार ऐसा होता है कि आगामी दिनों में रिटायर्ड होने वाले हो, तो ऐसा अगर स्पष्ट उल्लेख है तो आगे में तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश है वो प्रस्तुत किए जाने पर उससे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जाएगा, यानी जब भी वो सेवानिवृत्त होंगे उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और इस श्रेणी में चयनित जो अभ्यर्थी है संबंधित संस्था प्रदान कार्य करवाने से पूर्व संबंधित कार्मिक का सेवानिवृत्ति आदेश प्राप्त कर ही कार्य ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको अभी बता दूं, इसको मैं आपको अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि संबंधित जो भी संस्था प्रदान जहां भी आपकी जो भी कैंडिडेट्स जिनकी नियुक्ति हुई है वहां आपको 14/8/2026 से पहले यानी 14 तारीख लास्ट है ज्वाइनिंग की, तो 14/8/2026 तक साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आपको कार्यग्रहण करना है और ऑनलाइन कार्यग्रहण करना है। और उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो किसी भी कारण से ये 14/8 तक नहीं कर पाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी। दूसरा, ऑनलाइन कार्यग्रहण जब तक नहीं होगा तब तक आपका कार्यग्रहण नहीं माना जाएगा और कार्यग्रहण की अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के मूल आवेदन संबंधित संस्था प्रदान PO द्वारा इस कार्यालय को वार्ड स्तर पर पुनः लौटाया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार अगर मान लो आपके कार्यालय में आते हैं और वो कोई भी कार्मिक है वो ज्वाइन नहीं करता है तो संबंधित PO संस्था प्रदान है वो डॉक्यूमेंट्स वापस DO कार्यालय में जमा करा देंगे। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब कुछ फॉर्मेट में आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है और अभी भी होगा क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एक भी किसी तरह का किसी को पूछने की समस्या नहीं रहे, न तो संस्था प्रदान को कोई संशय रहे और न किसी कैंडिडेट को। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से जैसे सबसे पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो लगभग 2 व्यक्तियों द्वारा जारी किया हुआ ये हमेशा किसी भी नियुक्ति में जरूरी होता है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 2 तो है ही है। इसके अलावा सामान्य घोषणा का 50 रुपये का नॉन जुडिशियल पे नोटरी करवा करके आपको जो सामान्य घोषणा करनी है जिसमें कि योग्यता संबंधी आपको बताना है कि मेरी योग्यता सही है और अगर किसी भी तरह की कोई गलती है तो मेरे नियुक्ति है वो निरस्त की जा सकती है। इस तरीके से ये सारा है।
हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ होंगे। इसके बाद में संतान संबंधी घोषणाएं सामान्य कागज़ पे करनी है और इसको राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा करके आपको इस तरीके से ये घोषणा वगैरह है। और इसके बाद में अगला है 50 रुपये की जुडिशल नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पे नोटरी करवा करके आपको पब्लिक नोटरी करवानी है और जिसमें अविवाहित अभ्यर्थियों द्वारा देना है। जिसमें विवाह अगर मान लो नहीं हुआ है तो भविष्य में दहेज न लेने का सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। तो ये भी पूरा आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो विवाहित है तो उनके लिए 50 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पे मुद्रित करवा कर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराना है कि इनका विवाह इतनी तारीख को हुआ था और विवाह के समय में किस तरह का कोई दहेज वगैरह नहीं लिया है। ये भी घोषणा है। अभ्यर्थी के साइन होंगे, अभ्यर्थी के ससुर के, अभ्यर्थी के पत्नी के साइन वगैरह, ये सारे फॉर्मेट्स इसमें है। इसके अलावा विधवा अगर कोई महिला है विधवा कैटेगरी में अगर आवेदन करती है और उनका सिलेक्शन होता है तो 50 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पे मुद्रित करवा करके नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना है। और इस तरीके से ये जो विधवा अभ्यर्थी है महिला हैं उनके द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र है वो भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद में परित्यक्ता कैटेगरी में अगर कोई महिला आवेदन करती है तो भी 50 रुपये के नॉन जुडिशल पेपर पे मुद्रित करवा करके नोटरी से इसको नोटरी करवानी है और ये शपथ पत्र पेश करना है। इसके अलावा नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पे मुद्रित करवा करके अभ्यर्थी जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ हो, यानी पहले विवाह हो चुका है और उस समय अगर विवाह पंजीयन नहीं था तो आपको एक शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नोटरी करवा के देना है जिसमें विवाह संबंधी जो भी घोषणा है वो आपको करनी है। इसके अलावा वचनबद्ध प्रमाण पत्र जो है वो सामान्य पेज पे आपको नॉर्मल कागज़ पे करना है जिसमें धूम्रपान गुटखा सेवन वगैरह नहीं करता हूँ या करती है वो आपको देना है। इसके अलावा संविधान संबंधी प्रतिक्रिया वो भी सामान्य कागज़ पे ई आप फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा दूंगा। इस फॉर्मेट को आप प्रिंट करा करके इसके ऊपर जो भी है साइन वगैरह करके इसको भर करके जमा करा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो आजकल एग्जाम में भी आपने देखा होगा तो भरवा जाता है, नमूना हस्ताक्षर प्रमाण पत्र सामान्य कागज़ पे इस तरीके का फॉर्मेट होगा जिसमें आपको अपने हस्तलिपि में खुद की राइटिंग में नाम, पिता का नाम, रोल नंबर वगैरह ये सारा लिखना है और ये जो ऊपर लिखेंगे आप वो आपको हिंदी में यहाँ लिखना है। इसके बाद में ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें आपको अपना नाम वगैरह भर करके ये पूरी 4-5 लाइनें हैं वो वापस आपको यहाँ लिखनी है और यहाँ साइन करने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में विकल्प पत्र सामान्य कागज़ पे ज्ञान अनुसूचित या अनुसूचित क्षेत्र का संबंध में टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र में अगर किसी के दोनों के हुआ है जिसके लागू होता हो वो आपको ये भी भर करके देना है। इसके बाद में एक और है विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र साधारण कागज़ पे फ़ोटो लगानी है और ये इस तरीके का सर्टिफिकेट है वो भी उनको प्रस्तुत करना है। ये जिनके लागू होता हो, जैसे महिला अभ्यर्थी में भी विधवा परित्यक्ता कोटे में अगर जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। ये पूरी PDF जो 13 पेज की PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, इसको प्रिंट निकाल लें और जो सादे कागज़ पे है तो उसको सादे कागज़ पे करें, जिसकी नोटरी करवानी उसकी आप नोटरी करवा करके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप अपने कार्यकरण पे पहुँचे। और कार्यकरण कैसे करवाना है इसके संबंध में अगली वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। और जो मैंने आपको बातें बताई ये सारी जो ऑफिशियल आदेश, नियुक्ति आदेश जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जारी किया गया था इसके द्वारा ही मैंने यहाँ से आप देखेंगे तो जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया उनके आधार पे मैंने बताइए। फिर भी अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कृपया जो भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या आपके जो भी नियुक्ति अधिकारी है जिन्होंने भी आपका नियुक्ति आदेश जारी किया है वहाँ से कार्यालय से और भी जानकारी क्लियर कर लें। मेरा प्रयास आपको जानकारी देने का है। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।